हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। देखिए CDS 2 2021 का एग्जाम आपका 14 नवंबर को संपन्न हुआ था और उसके बाद हम लोग एक के बाद एक एनालिसिस आपके लिए लेके आ रहे हैं। पहले मैं लाया था आपके लिए इंग्लिश का एनालिसिस, जो कि एक डीप एनालिसिस था। 3 पार्ट्स में मैं उसको लेके आया था। उसके बाद हम जीएस में आए थे। जीएस में हम पॉलिटी का कर चुके हैं विक्रम सर के द्वारा। ज्योग्राफी का मैंने उसमें किया था डीप एनालिसिस, और उसी के साथ मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ इकोनॉमिक्स का एनालिसिस। तो आप इस एनालिसिस को देखिए, इससे आप केवल आंसर ही टिक करके नहीं जाएंगे, बल्कि यहाँ पे कुछ नए कॉन्सेप्ट हो सकता है कि आपको सीखने को मिल जाए, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस आपके लिए हो सकता है। ठीक है, तो हम ज्यादा देर नहीं करते हैं और डायरेक्ट अपने एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए CDS 2 2021 इकोनॉमिक्स एनालिसिस हम कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या आया था, देखिए 8 से 9 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे इकोनॉमिक्स के सेक्शन में। तो पहला एक क्वेश्चन क्या आया हुआ था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग में लीड टू मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व ऑफ अ कमोडिटी। ये बोल रहे हैं कि किसी वस्तु के डिमांड कर्व, अगर उसका हम डिमांड कर्व बनाए इकोनॉमिक्स के अनुसार, तो इनमें से वो कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से वो डिमांड कर्व मूव कर सकता है, यानी कि उसमें चेंजेस या वेरिएशन आ सकते हैं किस चीज की वजह से। तो किसकी बात कर रहा है, सबसे पहले देखना है डिमांड कर्व। ठीक है, डिमांड कर्व ऑफ अ कमोडिटी, आपको उसका कर्व जो है आपको मूव करता हुआ दिखाई देगा, यानी उसमें वेरिएशन आएगा। तो किसकी बात कर रहा है, डिमांड कर्व। डिमांड कर्व मतलब डिमांड की बात कर रहा है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, क्या बोलना चाह रहा है, लॉ ऑफ डिमांड ये पूछ रहा है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड आपको पता होगा, इकोनॉमिक्स के बेसिक इकोनॉमिक्स क्या है, डिमांड और सप्लाई पे ही आधारित है सारे कॉन्सेप्ट। तो उसी में से एक होता है लॉ ऑफ डिमांड और एक होता है लॉ ऑफ सप्लाई। तो लॉ ऑफ डिमांड होता है, इसको देखा जाता है एक कंज्यूमर के नजरिए से, उपभोक्ता के नजरिए से इसको देखा जाता है हमेशा। और लॉ ऑफ सप्लाई को एक सप्लायर के नजरिए से देखा जाता है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, डिमांड कर्व में वेरिएशन आना है तो किस फैक्टर की वजह से आएगा। तो इसकी पूछना क्या चाह रहा है, लॉ ऑफ डिमांड के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अगर हम इसको शॉर्ट में बोले तो यही पूछा है कि लॉ ऑफ डिमांड के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, क्या होता है। देखिए किसी भी चीज, किसी भी वस्तु की डिमांड बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करती है, एक फैक्टर पे निर्भर नहीं करती है। लेकिन जब हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो सारे फैक्टर को हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि सारे के सारे अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, ये आपकी डेफिनेशन में लिखा हुआ रहता है। तो हम केवल एक ही फैक्टर को उसमें वो करते हैं, मान के चलते हैं। तो क्या होता है, देखिए ये एक कंज्यूमर के नजरिए से देखा जाता है कि उपभोक्ता, जैसे मैं हूं या आप हैं, हम उपभोक्ता हैं किसी भी कमोडिटी के, तो उसके नजरिए से देखते हैं। तो क्या होगा, देखिए किसी भी कमोडिटी का प्राइस, किसी भी कमोडिटी का अगर प्राइस बढ़ जाएगा, वस्तु की कीमत अगर बढ़ जाएगी, तो जाहिर सी बात है जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई भी कमोडिटी है या कोई भी चीज है, उसका अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि उस वस्तु की क्या डिमांड है वो हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मान लीजिए आप अभी कोई चीज यूज करते हैं, मान लीजिए चावल यूज करते हैं 35 रुपए किलो वाला। अगर कल के दिन उस चावल की कीमत 50 रुपए किलो हो जाएगी 35 से बढ़ के, तो आपकी डिमांड उस चावल के लिए क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या मतलब है कहने का, तो लॉ ऑफ डिमांड के अनुसार जब भी प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड घट जाती है, यानी कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड इसके बीच क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप आपको देखने को मिल जाती है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घट जाएगी, डिमांड आपकी घट जाएगी, और अगर आपका प्राइस घटेगा तो आपकी डिमांड उस कमोडिटी के लिए बढ़ जाएगी। ठीक है, तो बेसिक फैक्टर जिसपे डिमांड यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, जिस चीज के लिए जिस पे डिपेंड करती है, वो क्या है, प्राइस। तो इसमें सारे के सारे अदर फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट रहेंगे। चेंज इन प्राइस ऑफ द अदर कमोडिटीज, देखिए ये चीज भी डिमांड को इफेक्ट या उसको अफेक्ट करती है कि अगर किसी दूसरे कमोडिटी की प्राइस में कुछ डिफरेंशिएशन या कुछ डिफरेंस हो रहा है, तो इस कमोडिटी के डिमांड में आपको वेरिएशन देखने को मिल सकता है। अगर मैं एग्जांपल लूं चाय और कॉफी का, टी और कॉफी का अगर मैं एग्जांपल लूं, तो हम लोग ज्यादातर चाय को प्रेफर करते हैं घरों में, कॉफी को कम करते हैं। इसका एक रीजन ये है कि कॉफी थोड़ा महंगी मिलती है और चाय थोड़ा सस्ती मिलती है। क्या हो अगर कल के दिन कॉफी की कीमत घट जाए, मान लीजिए चाय आपकी 10 रुपए की मिलती है और कॉफी आपको 20 रुपए की मिलती है। ठीक है, चाय और कॉफी का रेट ये है, अगर कल के दिन सरकार क्या करे, कॉफी की कीमत घटा करे 11 रुपए कर दे, यानी कि 20 से घटा के 11 कर दिया, तो क्या हुआ, इसकी अगर प्राइस 20 से 11 कर दिया, तो आदमी को ये लगेगा कि यार एक ही रुपए का तो फर्क है, क्यों ना क्यों अब मैं कॉफी की तरफ शिफ्ट हो जाऊं। तो कॉफी की तरफ शिफ्ट होना शुरू कर देगा। जैसे ही वो कॉफी की तरफ शिफ्ट होगा
तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यानी कि जो सेकंड ऑप्शन बोल रहा है कि दूसरे कमोडिटी के प्राइस में वेरिएशन आने की वजह से इसकी डिमांड में घटोतरी या बढ़ोतरी होती है, तो ये चीज भी सही है। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड में हम लोग क्या करते हैं, बाकी सारी चीजें को क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं, क्योंकि बहुत चीजों का असर इस पर पड़ सकता है, हमारी इनकम का असर भी पड़ सकता है डिमांड पे, लेकिन हम इसको क्या कर देते हैं, कांस्टेंट मान के चलते हैं। और हमारे टेस्ट पे भी डिपेंड करता है कि मेरा टेस्ट किस चीज के लिए ज्यादा सूटेबल है। मेरे को लगता हो सकता है कि मुझे मीठी चीज पसंद हो, कोई कड़वी चीज मुझे पसंद ना हो सकता है कि दूसरे व्यक्ति को कड़वी चीज पसंद हो, उसको मीठी चीज पसंद ना हो, है ना। तो उस हिसाब से भी डिमांड में वेरिएशन देखने को मिलता है। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड में हम लोग सारी चीजें क्या लेके चलते हैं, कांस्टेंट लेके चलते हैं। तो ये एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। अगर किसी ने लॉ ऑफ डिमांड नहीं पढ़ा है तो इन चारों में कंफ्यूज हो जाएगा, वो कहेगा कि यार ये भी सही बोल रहा है, ये भी सही बोल रहा है, ये भी सही बोल रहा है। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, प्राइस को ही मान के चलते हैं कि प्राइस के आधार पे डिमांड या तो घटती है या तो बढ़ती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, चेंज इन इट्स प्राइस। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ चोजन एक्टिविटी। इनमें से कौन सी क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इनमें बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की परिभाषा ही पूछ रहा है। अगर हमने कोई एक्टिविटी चूज करी है तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इनमें से क्या कहलाएगी, मतलब बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की परिभाषा पूछ रहा है। क्या होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, देखिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या होता है, मतलब आपके पास कोई चीज है, आपको उसमें कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है, आपको उसमें अपना समय लगाना है, अपना पैसा उसमें लगाना है, लेकिन आप क्या करते हैं कि आप उससे बहुत चीजें कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी चीज है, उससे आप बहुत चीजें कर सकते हैं, लेकिन आप एक चीज को छोड़ रहे हैं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी से छोड़ रहे हैं, ये सोचिए कि मैं जो इससे करूंगा, अब जो दूसरी वाली आप करने जा रहे हैं उस पर एक्टिविटी, इससे मुझे ज्यादा फायदा होगा, इससे मुझे ज्यादा फायदा हो सकता है, ये सोच करके आप उससे होने वाली पहली इकोनॉमिक एक्टिविटी को छोड़ रहे हैं, है ना। तो यानी कि आप पहली वाली जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको एक स्टेक पे डाल रहे हैं, रिस्क पे डाल रहे हैं कि यार इसको छोड़ो, मैं ये चीज करता हूँ, इससे मुझे ज्यादा फायदा हो सकता है। तो जो चीज आपने छोड़ी वो क्या कहलाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। मतलब क्या है, एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल है, एक किसान ले लीजिए। किसान अपने खेत में अन्न उगाता है, मान लीजिए गेहूं उगाता है, ठीक है। जब वो गेहूं उगाता है तो बेसिकली किसान अपने खेत में और भी बहुत सारी चीजें कर सकता है, उसको रेंट पे दे सकता है या अन्य कोई भी एक्टिविटी उसमें कर सकता है, लेकिन वो उस पर गेहूं उगा रहा है क्या सोच के कि हो सकता है कि जो गेहूं की पैदावार होगी वो इतनी ज्यादा हो जाए कि मुझे इससे अर्निंग्स हो बहुत ज्यादा, इसका जो आउटकम है बहुत ज्यादा होगा। तो ये सोच के वो क्या करता है, उसको रेंट पे नहीं देता है, यानी कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को छोड़ देता है, ये सोचे कि मुझे उगा करके गेहूं उगा करके ज्यादा फायदा होने वाला है, तो गेहूं वाली एक्टिविटी को वो चूज कर लेता है, रेंट को वो छोड़ देता है। क्या हो अगर उसी साल बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाए, उसकी सारी की सारी जो फसल है वो क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, या कि बाढ़ पानी ही ना आए, बिल्कुल सूखा पड़ जाए, तो क्या हो जाएगी, उसकी फसल बर्बाद हो जाएगी। तो एक तरीके से क्या होता है, रिस्क हो जाता है, स्टेक पे डाल देता है कि यार मैं ये करूंगा तो मुझे इससे फायदा होगा, लेकिन उससे फायदा होगा कि नहीं होगा, ये एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। और ये रिस्क उसने किस कॉस्ट पे लिया है कि मुझे जो दूसरी एक्टिविटी थी वो उसने नहीं करी, उसको दांव पे लगा, उसको मतलब उसने इग्नोर कर दिया और उसने ये चीज इसमें चूज करी। तो ये होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि हम लोग दूसरे ऑप्शन को छोड़ देते हैं, ये सोचते कि मैं जो कर रहा हूं इससे ये चीज से मुझे फायदा होने वाला है, और ये हमेशा क्या होता है, रिस्की होता है। तो यही चीज इसका आंसर हो जाएगा। क्या दूसरी चीज, क्या रेंट पे देना उसके लिए मतलब आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट थी, नहीं, वो रेंट पे दे सकता था, लेकिन उसने इसको चूज नहीं किया। क्यों, क्योंकि मुझे लगता है कि ये करके मेरे को ज्यादा फायदा होने वाला है। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट प्लस कॉस्ट इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट, ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। वैल्यू ऑफ ऑल अपॉर्चुनिटीज फॉरगॉन, ऐसा भी कुछ नहीं है। देखिए ये होती है इसकी परिभाषा, वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट इज गिवन अप। जो उसने अपॉर्चुनिटी छोड़ दी, उसका ऑल्टरनेटिव था, उसने उसको छोड़ दिया, ये सोचते कि जो मैं अब करूंगा इससे, उससे मुझे ज्यादा फायदा होने वाला है। जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव था वो उसने छोड़ दिया, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या कहलाती है, उसकी वैल्यू कहलाती है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसने गेहूं बोया तो गेहूं की वैल्यू को आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं बोलोगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसको बोलोगे रेंट को, क्योंकि उसने रेंट को छोड़ करके गेहूं बोया है वहां पे, उसने रेंट को चूज नहीं किया, उसने किसको चूज किया, गेहूं बोना चूज किया। तो गेहूं बोना क्या होगा, सॉरी जो रेंट होगा वो क्या हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। उस कॉस्ट पे उसने क्या कर दिया, गेहूं को बोना चूज किया। तो आप समझ रहे होंगे एग्जांपल के माध्यम से कि इसका आंसर क्या हो जाता है, डी हो जाता है, वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट इज गिवन अप। उस बेस्ट ऑल्टरनेटिव की वैल्यू जो उसने छोड़ दी थी ये करने के लिए। अगला क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल सेक्टर स्पेंडिंग इन इंडिया ड्यूरिंग 2014 to 2019 बोथ स्टेट्स एंड द यूनियन गवर्नमेंट टुगेदर इज ट्रू।
देखिए इसके लिए आपको थोड़ा सा क्या होना चाहिए था, आपको गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के बारे में पता होना चाहिए था कि जो जब से मोदी गवर्नमेंट आई है 2014 से 19 तक जो उसका कार्यकाल पूरा हुआ था उसके बारे में बेसिकली ये पूछ रहा है कि इनमें से उस बारे में एक्सपेंडिचर के मामले में इनमें से कौन सी चीज सही है या कौन सी चीज गलत है, आपको ये बताना है। देखिए क्या होगा, इसके लिए आपको वो चीज पता होनी चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको अगली स्लाइड पे लेकर चलता हूँ। ये देखिए ये उनका एक्सपेंडिचर है जो उन्होंने किया है अपने इस रिजीम के दौरान 2014 से 2019 के दौरान। तो इसमें क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन वाज 5% ऑफ जीडीपी। 5% ऑफ जीडीपी, हम जीडीपी पे बात करेंगे तो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, एज परसेंटेज टू जीडीपी। ये बोल रही है 2014 से लेकर के 2019 यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ तक की बात की गई है 2019 यहाँ पे। तो ये बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, एजुकेशन पे जो खर्चा किया गया है वो 5% है जीडीपी का। देखिए यहाँ 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 5% नहीं है। अगर आप 19-20 की बात करते हो तो 3.0। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाने वाला है आपका, इससे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अगला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत हो जाएगा क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। एक्सपेंडिचर ऑन द हेल्थ वाज 4% ऑफ द सोशल सर्विस एक्सपेंडिचर। जो एक्सपेंडिचर है हेल्थ पे वो सोशल सर्विस एक्सपेंडिचर का 4% है। देख लेते हैं क्या ये सही बात कर रहा है। देखिए इसको देखते हैं कहाँ पे, ये है आपका, ठीक है। ये देखिए हेल्थ पे एक्सपेंडिचर देख लीजिए, हेल्थ पे क्या है, हेल्थ पे देखो 1.49 1.75 2.13 2.48, ये भी नहीं दिख रहा है कहीं पे। 4% की बात करी थी उसने, 4% कहीं पे भी नहीं दिख रहा है ना। यही आई थिंक टोटल एक्सपेंडिचर की भी अगर बात कर लेता हो तब भी आपका हेल्थ में 4% आपको कहीं भी दिखाई नहीं देता है, ठीक है, 4% नहीं है। देयर वॉज अ हेल्थ सेक्टर स्पेंडिंग अमाउंट टू 10% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर। हेल्थ सेक्टर स्पेंडिंग टोटल एक्सपेंडिचर का 10% था। हेल्थ सेक्टर स्पेंडिंग टोटल एक्सपेंडिचर का 10% था। हेल्थ टोटल एक्सपेंडिचर का 10% आपको कहीं भी दिखाई नहीं देता है, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन क्या बोला, देयर वाज अ स्टैग्नेशन इन द स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। अगर हम जीडीपी के परसेंटेज की बात करें तो जो खर्चा एजुकेशन पे किया गया है वो स्टैग्नेशन है, यानी कि कम किया गया है। एजुकेशन पे देखिए इस लाइन को समझना, एजुकेशन पे खर्चे को कम कर दिया गया है, इस चीज को समझना है। तो क्या बोलना चाह रहा है, अगर आप यहाँ पे देखोगे कि जीडीपी के अनुसार उसने बोला एज परसेंटेज टू जीडीपी बोला था, तो एजुकेशन पे जो खर्चा किया गया है वो कितना है, 2.8 2.8 2.8 2.8, यहाँ दिख रहा है आपको 3.0%, है ना, यानी कि 3% दिखाई दे रहा है। अगर आप इसको देख के आंसर टिक करोगे ना, आपको ये लगेगा कि यार सही बोल रहा है, कि इसमें क्या दिख रहा है, स्टैग्नेशन मतलब स्टैग्नेशन इन द स्पेंडिंग ऑफ एजुकेशन। देखिए यहाँ पे क्या है, आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, कहाँ गया, ये है ना, आपको यहाँ 2.8 था, यहाँ पे इसने बढ़ा दिया, कितना बोल दिया, 3.0%, 3%। आपको लगेगा कि यार ये स्टेटमेंट सारे के सारे गलत दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें सही कौन सा हो सकता है, क्योंकि ये तो बढ़ रहा है। लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो ये सारे के सारे 2.8% किए गए थे जब 2019 में आए, तो 3.8 दिखने को तो आपको लग रहा है कि ये स्टेटमेंट वो गलत बोल रहा है, लेकिन है एक्चुअली में सही। क्यों, भले ये आंकड़े के अनुसार आपको 3.0% दिख रहा है, लेकिन जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन बढ़ी उस हिसाब से उस पर खर्चा नहीं किया गया था। तो स्टेटमेंट ये बोल रहा है, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, देयर वाज अ स्टैग्नेशन इन द स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन। एजुकेशन में जो खर्चा किया गया वो जीडीपी के परसेंटेज में क्या था, इसमें स्टैग्नेशन देखने को मिला था। आपको भले देखने को मिला था कि बढ़ गया, यानी कि 2.8 से 3.0% बढ़ा, 3% बढ़ा था, लेकिन एक्चुअली में पॉपुलेशन के हिसाब से वो खर्चा कम किया गया था। यानी कि पिछले बार पॉपुलेशन कम थी तो 2.8% था, लेकिन इस बार पॉपुलेशन बढ़ी और 3.3% किया गया, मतलब 3% उसमें खर्चा किया गया, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से वो क्या था, खर्चा कम था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टैग्नेशन देखने को मिला था। पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो खर्चा एक्चुअली में कम था, ठीक है। अमाउंट अगर निकालोगे ना आप तो 2.8% पिछले बार का निकालोगे तो इस बार के 3% से वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, स्टैग्नेशन देखने को आपको मिला है। इसका आंसर क्या हो जाना था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाना था। परसेंटेज वैल्यू पे मत जाओ, एग्जैक्ट अमाउंट अगर आप देखोगे तो 3% जो है इस बार का पिछले बार के 2.8% से क्या होना था, कम निकल के आना था। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू यूएनडीपीज यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एसडीआर, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट वो निकालते हैं जो 2020 में निकाली थी। इन विच ऑफ द एसडीआई कंपोनेंट्स हैज इंडिया इंप्रूव्ड इन रिसेंट ईयर्स। देखिए ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है वैसे तो। यूएनडीपी की जो एसडीआई रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार आपको पता होगा अगर
तो इंडिया हर क्षेत्र में इंप्रूव किया था। उसमें बताया गया था कि इंडिया ने अच्छा इसमें इंप्रूवमेंट किया है। तो इसका आंसर तो आपको मालूम होना चाहिए था, वैसे भी हर क्षेत्र में इंप्रूवमेंट किया ही है उसने। तो आपको बताना है कि इनमें से क्या है जिसमें उसने इंप्रूवमेंट किया है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, इस पे भी उसने इंप्रूवमेंट किया है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ मतलब पैदा होने के बाद लाइफ कि वो बच्चा जीवित रहेगा कि नहीं रहेगा, कितना लंबा जीवित रहेगा, ये जो उम्मीद है इसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, बड़ी है। कितने ईयर से बड़ी है ये, लगभग 12 यानी कि 11.9 ईयर्स से वैसे बड़ी है, तो हम लगभग इसको 11.8 आई थिंक, तो लगभग 12 साल बोल सकते हैं। ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी है एक बच्चे की एट बर्थ। एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग के एक्सपेक्टेड ईयर्स भी बड़े हैं, 3.5 साल, यानी कि 3.5 साल ही है आई थिंक, हाँ इतना ही आई थिंक मेरे को याद आ रहा है। यही एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग क्या है, 3.5 साल। और जीएनआई पर कैपिटा मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग क्या है, जीएनआई पर कैपिटा मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ये क्या देखने को मिलेगी आपको, जीएनआई पर कैपिटा क्या है, हाँ जीएनआई पर कैपिटा आपको कितनी देखने को मिली है बढ़ोतरी में, लगभग 274% है। 273.9% के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी, यानी कि 274%। सब चीजों में इंप्रूवमेंट हुआ है। तो 1, 2 और 3 सारे ऑप्शन इसमें क्या है, सही है। ये गलत हो जाएगा, ये गलत, ये गलत। 1, 2, 3 एंड 4, 4 तो स्टेटमेंट में ही नहीं है, तो 4 कहाँ से होगा, 1, 2 एंड 3 होगा यहाँ पे, ठीक है, ये 4 नहीं होगा आई थिंक। तो इसके सारे के सारे ऑप्शन क्या है, सही है। तो पहला भी सही है जिसमें एक्सपेक्टेंसी 11.8 समथिंग थी। एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ मीन, यहाँ पे मीन है आई थिंक, मीन ईयर एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग क्या है, 3.5 साल, और लगभग इतने साल में बच्चे को स्कूल डाल दिया जाता है। जीएनआई पर कैपिटा इनकम क्या है, यहाँ पे जीएनआई पर कैपिटा इनकम होगा, यहाँ पे ये भी नहीं होगा। तो कितनी बड़ी है वो, 273.9% बड़ी, यानी कि 274% के आसपास बड़ी है। ठीक है, तीनों के तीनों ऑप्शन इसमें सही थे। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन एक्चुअली था, इकोनॉमिक्स का भी है, करंट का भी है। Which one of the following is true of a pure voluntary exchange between two parties A and B? अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहे हैं, अगर दो पार्टीज हैं A एंड B, उनके बीच में प्योर वॉलंटरी एक्सचेंज अगर हो रहा है, ये टर्म देखना है आपको, प्योर वॉलंटरी एक्सचेंज हो रहा है उनके बीच में, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। देखिए इसके लिए आपको समझना होगा कि वॉलंटरी एक्सचेंज क्या होता है, प्योर वॉलंटरी एक्सचेंज क्या होता है। देखिए दो लोगों के बीच ऐसा कोई लेन देन, मार्केट में खरीद बेच लेन देन ऐसी हो रही है जिसमें क्या हो रहा है कि मुझे मान लीजिए मैं और किसी और दूसरे व्यक्ति के बीच हो रहा है, तो हम दोनों के बीच लेन देन हो रहा है, खरीद बेच हो रही है। तो जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल रहा है उससे, और जो उसे चाहिए वो मुझसे उसको मिल रहा है। तो इसको बोलते हैं एक वॉलंटरी एक्सचेंज, जो कि एक प्योर है बिल्कुल। जिस चीज की जरूरत उसको है उस चीज को, उसे वो चीज मिल रही है, और जिसकी जरूरत मुझे है मुझे वो चीज मिल रही है, ऐच्छिक हो रही है, यानी कि इच्छा के अनुसार हो रही है। ये नहीं कि मेरी इच्छा नहीं है फिर मुझे खरीदना पड़ रहा है, या मेरी इच्छा नहीं है फिर मुझे बेचना पड़ रहा है, तो ऐसी वो सिचुएशन नहीं रहेगी। ठीक है, एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी का है सेब का बागान है, सेब वो उगाता है, ठीक है, तो उसने सेब वगैरह उगाए। तो एक व्यक्ति है जिसे सेब की जरूरत है, और इसे जरूरत है कि वो सेब को बेच करके उससे पैसा कमाएगा। तो वो दोनों पार्टीज मिलेंगी आपस में, जिसको सेब चाहिए वो सेब खरीद लेगा, और जिसको सेब बेचना है वो सेब बेच लेगा, यानी कि इसको पैसे की जरूरत है, उसको सेब की जरूरत है। तो दोनों के बीच क्या हुआ, एक वॉलंटरी एक्सचेंज हुआ कि ऐच्छिक रूप से उसको सेब की जरूरत थी, उसको सेब मिल गए, इसे पैसों की जरूरत थी, इसे पैसा मिल गया, तो ये क्या हुआ, वॉलंटरी एक्सचेंज हो गया। ऐसे आप स्कूल में जाते हैं या डिग्री कॉलेज में जाते हैं, तो आप वहाँ फीस पे करते हैं, क्यों, क्योंकि आपको चाहिए होती है डिग्री। आप वहाँ पे डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहे होते हैं, आप वहाँ पे एजुकेशन हासिल करने के लिए पढ़ाई कर रहे होते हैं। लेकिन जो स्कूल को चला रहा है मैनेजमेंट, उसको क्या चाहिए, उसको फीस चाहिए, तो उसको फीस मिल जाती है, आपको डिग्री मिल जाती है, दोनों की इच्छा पूरी हो जाती है। उसको पैसे से मतलब है, आपको डिग्री से मतलब है, तो आपको डिग्री मिल जा रही है, उसको पैसा मिल जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, वॉलंटरी एक्सचेंज, और प्योर वॉलंटरी एक्सचेंज आपके बीच हो रहा है, लेन देन हो रहा है। ठीक है, यही होता है प्योर वॉलंटरी एक्सचेंज। इसमें क्या होता है, ना आपका नुकसान ना उसका नुकसान, दोनों के लिए क्या होता है, विन विन सिचुएशन होती है, दोनों को फायदा ही होता है। आपको डिग्री मिल रही है, आपका फायदा हो रहा है, उसको पैसा मिल रहा है, उसका फायदा हो रहा है। तो बोथ गेन, दोनों को इसमें क्या हो जाता है, फायदा होता है, और ये एक विन विन सिचुएशन होती है। इसमें कोई किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा होता है, कोई अकेला व्यक्ति इसमें प्रॉफिट नहीं कमा रहा होता है, उसको पैसों की जरूरत है, उसको सेब की जरूरत है, तो दोनों को दोनों चीज मिल रही है। बोथ कैन लूज, ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाता है, बोथ गेन, दोनों को इसमें फायदा हो रहा होता है, और एक विन विन सिचुएशन होती है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टारगेट ग्रुप्स इज द बेनिफिशियरी ऑफ गरीब कल्याण रोजगार अभियान। एक्चुअली ये तो एक उसका क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया। तो मैं आपको बता देता हूं कि इनमें से क्या था, एक बेनिफिशियरी ग्रुप था, टारगेट ग्रुप था,
किसका, जो एक गरीब कल्याण रोजगार अभियान स्कीम चलाई गई थी, इनमें से कौन सा ग्रुप टारगेट ग्रुप था गवर्नमेंट के लिए। तो देखिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लिए अगर आपको पता हो तो जब लॉकडाउन पे माइग्रेंट वर्कर्स वापस जा रहे थे, ठीक है, तो उस टाइम पे उनके लिए चलाई गई थी। तो कौन था इसका, असल में था ऑल रिटर्निंग माइग्रेंट्स, ये लोग उसके टारगेट ग्रुप थे ताकि इनको जॉब्स वगैरह मिल सके और इनको इधर उधर ना भटकना पड़े, ठीक है, ये इनका टारगेट ग्रुप था। तो इसके लिए मैं आपको एक बार वेबसाइट पे लेके चलता हूँ इनकी, जहाँ पे हम इसको एक बार छोटा सा वो देख लेते हैं कि क्या है इसके बारे में, ठीक है। देखिए ये मैंने पहले से निकाल के रखा है आपके लिए, ये है गरीब कल्याण रोजगार योजना, आपको दिखाई दे रही होगी। द गरीब कल्याण रोजगार योजना एक 125 डे अभियान था, 125 दिन का अभियान है, लॉन्च्ड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 20 जून 2020 को, ठीक है। ये सब कुछ था इसमें। देखिए to address the issues of returning migrant workers and similarly affected rural population by COVID-19 pandemic, जो रिटर्निंग माइग्रेंट वर्कर्स थे और जो कोविड-19 पेंडेमिक के द्वारा जो रूरल पब्लिक या पॉपुलेशन अफेक्ट हुई थी उनके लिए ये था। इसमें क्या किया जाना था, टू बूस्ट द इनकम जनरेशन एक्टिविटीज, इनकम जनरेशन एक्टिविटीज को बूस्ट करने के लिए था और लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज को इनहांस करने के लिए किया गया था। इसमें क्या करना था, फोकस ऑन 25 वर्क, 25 तरीके के कामों में इसमें फोकस किया गया था। 116 डिस्ट्रिक्ट में और 6 स्टेट्स के वो डिस्ट्रिक्ट थे। रिसोर्स एनवेलप ऑफ 50,000 करोड़ की ये स्कीम थी, ठीक है। ये सब कुछ था। स्टेट इसमें दिखाया गया, बिहार में इतने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने थे और एक्सपेंडिचर ये था। ये सब कुछ आप इनकी वेबसाइट पे जाकर के पढ़ सकते हैं। फिलहाल मेन हमारा फोकस क्या था, ये देखने का कि ये स्कीम क्या थी, ठीक है। तो किस चीज के लिए था, ये रिटर्निंग माइग्रेंट्स के लिए ये स्कीम थी और हमने ये देख लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम सीधा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये करंट का क्वेश्चन था वैसे तो। आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है कि मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। इस तरफ दिखाए गए हैं, आपको कर दे कि ये प्योर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। इसके लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए और उसके बाद ही आप इसको सॉल्व कर सकते थे। जिसने पढ़े होंगे अच्छे से उसको पता होगा। देखिए लॉरेंस कर्व, फिलिप्स कर्व, एंजल कर्व और लेफर कर्व, ये चारों के चारों कर्व हैं जो इकोनॉमिक्स में आपको देखने को मिल जाते हैं। देखिए लॉरेंस कर्व क्या होता है, सबसे पहले अगर हम लॉरेंस कर्व की बात करें तो लॉरेंस कर्व होता है कि आपका इनइक्वालिटी देखी जाती है, इनकम और आपकी वेल्थ में क्या इनइक्वालिटीज हैं उसको दर्शाने के लिए क्या किया जाता है, लॉरेंस कर्व का यूज किया जाता है। तो कहां पे दिख रहा है आपको, इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ, ठीक है। इनकम में या वेल्थ में जो डिस्ट्रीब्यूशन में इनइक्वालिटी देखी जा रही है वो दिखाई देता है आपको लॉरेंस कर्व में। उसके बाद फिलिप्स कर्व आता है। फिलिप्स कर्व किसके लिए होता है कि इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट के कर्व को दर्शाने के लिए फिलिप्स कर्व का यूज किया जाता है, ठीक है। इन्फ्लेशन क्या है और एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट हो रही है, इस चीज के लिए आपका क्या होता है, फिलिप्स कर्व होता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या आता है, एंजल कर्व आता है। एंजल कर्व क्या होता है, एंजल कर्व क्या होता है आपका इनकम एंड प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फूड। देखिए किसी पर्टिकुलर चीज पे एक हाउस होल्ड अपनी इनकम के आधार पे कितना एक्सपेंडिचर करता है। कोई भी चीज, यहाँ पे इसने फूड दे दिया है, जरूरी नहीं है कि फूड हो, कोई भी ऐसी चीज जिसपे कोई हाउस होल्ड, एक पर्टिकुलर घर वाले अपना कितना खर्चा करते हैं उस पे अपनी इनकम के आधार पे। तो अपनी इनकम के आधार पे होने वाले खर्चे के बीच का जो उनका ग्राफ या कर्व बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंजल कर्व बोलते हैं। यानी कि ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और बचा हुआ क्या है आपका, लेफर कर्व। लेफर कर्व किसके बीच में आता है, टैक्स रेट्स और रेवेन्यू के बीच में देखा जाता है। टैक्स रेट क्या है और रेवेन्यू क्या जनरेट हो रही है, उसके बीच का जो कर्व है वो क्या आता है, लेफर कर्व आता है। इसके लिए आपको थोड़ा सा इकोनॉमिक्स से क्या होने चाहिए थे, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए थे, तो आपको ये समझ आ जाता। डायरेक्ट क्वेश्चन था वैसे तो ये। तो क्या हो जाएगा इसका, ए का हो जाएगा आपका 3, बी का होगा आपका कौन सा, ए का 3 कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे। और बी का आपका क्या है, बी का आपका हो जाएगा, ठीक है, बी फिलिप्स कर्व है। फिलिप्स कर्व का आपका क्या होने वाला था इसमें 1। आई थिंक मैं इसमें थोड़ा गलत बोल चुका हूँ, नहीं सही है, लिखा तो है सेकंड। तो ये ठीक है, ये हो जाएगा इसका, ठीक है, ये हो जाएगा सी ऑप्शन 3 1 4 2। इसका क्या हो जाएगा आपका 4, लेफर कर्व का क्या हो जाएगा आपका 2, ठीक है, यानी कि ये 4 है, हाँ ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। डी का क्या हो जाएगा आपका 4, ये वाला हो जाएगा 4 यानी कि 2, हाँ बिल्कुल सही है, यही होने वाला था आपका। डी, ए का क्या हो जाएगा 3, बी का क्या हो जाएगा 1, सी का 4 और डी का क्या हो जाने वाला था आपका
2। तो आपके ये सारे ऑप्शन इसमें सही थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाना था। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टिपिकल एग्जांपल ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या मोनोपोलिस्टिक मार्केट क्या होती है। बहुत सारे लोग इसको ऐसे गलत कर देंगे, मेरे को लगता है, मुझे शक भी है, मुझे पता भी है कि बहुत लोगों ने आंसर इसका क्या लगा दिया होगा, इंडियन रेलवे लगा दिया होगा, ये समझ के कि वो बार बार सुनते रहते हैं कि इंडियन रेलवे से मोनोपोली है, मोनोपोली है, मोनोपोली। लेकिन ये टर्म जो है मोनोपोली नहीं है, ये है मोनोपोलिस्टिक। ये एक्चुअली मोनोपोली से भी एक टर्म आगे हम बोल सकते हैं, ये क्या है, मोनोपोलिस्टिक है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या मोनोपोलिस्टिक मार्केट में क्या होता है कि इसमें फ्यू नंबर्स ऑफ बायर्स सेलर्स होते हैं, इसमें बहुत कम लोग होते हैं जिसको सेल कर रहे होते हैं, लेकिन लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स इसमें देखने को मिल जाते हैं। देखिए क्या होते हैं इसमें, सेलर्स क्या होते हैं, फ्यू होते हैं, फ्यू सेलर्स इसमें होते हैं इस तरीके की मार्केट में, और लार्ज नंबर ऑफ क्या होते हैं, बायर्स होते हैं, खरीदने वाले इसमें बहुत सारे लोग होते हैं। तो फ्यू सेलर्स और लार्ज बायर्स जहां पे देखने को मिलेंगे वो क्या होती है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट होती है। लेकिन ऐसा इतनी ही कंडीशन नहीं है, इसके आगे और है। इसमें क्या होता है, ये जो भी चीज ये बेच रहे होते हैं ना, वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होते हैं। डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या है, कौन से प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि इन प्रोडक्ट्स का कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता है। ऐसे प्रोडक्ट आपको मार्केट में दूसरे नहीं मिलेंगे, ठीक है। बहुत क्लोज मतलब हो सकता है कि फेक कोई बना के दे दे तो वो अलग बात है, वरना इनका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो होते हैं डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो बायर्स होते हैं उनको इन्हीं के पास जाना पड़ता है, अगर उनको यही चीज चाहिए तो इन्हीं के पास जाना पड़ेगा, वो कहीं और इस चीज को नहीं खरीद पाएंगे। तो ये कौन से आइटम्स होते हैं, ब्रांडेड आइटम्स होते हैं ना, जितने भी आपको मार्केट में ब्रांडेड आइटम्स दिखाई देते हैं वो सारे के सारे मोनोपोलिस्टिक मार्केट का हिस्सा होते हैं, क्योंकि उसको बेचने वाले कम होते हैं, खरीदने वाले बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो किस में आता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या मोनोपोलिस्टिक मार्केट में आता है। और जो सेलर्स होते हैं ये अपने हिसाब से प्राइस को क्या करते हैं, तय करते हैं। हो सकता है इनकी मर्जी तो घटा देंगे, अपनी मर्जी तो बढ़ा देंगे, ये इनकी अपनी मर्जी चलती है। एक दूसरे को देखकर भी थोड़ा सा करते हैं, और कभी कभी कार्टेल बना के भी, इसको कार्टेल मतलब ग्रुप बनाकर भी ये लोग तय कर देते हैं, यानी कि अपने हिसाब से प्राइस को तय करते हैं, कोई और इनके लिए प्राइस तय नहीं करता है। तो इसमें से क्या इसका ऑप्शन हो जाएगा, देखिए जिन्होंने इंडियन रेलवेज लगाया था वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये मोनोपोली होती है, इसमें पूरी गवर्नमेंट की मोनोपोली है। इसमें एक ही सेलर होता है, बाकी सब बायर्स होते हैं। सेलर कौन, इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन रेलवे की। बायर कौन, हम लोग होते हैं। तो इंडियन रेलवे मोनोपोली मार्केट का एग्जांपल होता है, मोनोपोलिस्टिक का नहीं होता है। रिटेल वेजिटेबल मार्केट तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब्जी पे मोनोपोलिस्टिक या मोनोपोली होना, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि सब्जी तो आपको पता है हर जगह लोग बेचते हैं और अपने हिसाब से मार्केट में रेट तय करते हैं, कभी कभी डिमांड के हिसाब से मार्केट में उसके रेट तय होते हैं, डिमांड के हिसाब से ही एक्चुअल में होते हैं। तो डिमांड और सप्लाई दोनों के आधार पे। तो वेजिटेबल में तो कभी मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि भारत तो कृषि प्रधान देश है, हर कोई बेच लेगा इसको। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, तो इसमें मिल जाएंगे। तो जो मार्केट फॉर सोप्स है, साबुन से मतलब यहाँ ब्रांडेड साबुन। अब साबुन ये नहीं कि बेचने वाले का मतलब ये नहीं कि आपकी गली में जो दुकानदार है उसको हम साबुन बेचने वाला बोल देंगे क्योंकि साबुन हमें मिल रहा है। साबुन बेचने वाले से मतलब उससे नहीं है, साबुन का मतलब यहाँ पे है कि जो ब्रांड है साबुन, जो कंपनी है जो साबुन बनाती है, ठीक है, वो मेरा कहने का मतलब। जो फ्यू नंबर ऑफ सेलर से मतलब है वो साबुन बनाने वाली कंपनी से मतलब, एक्चुअली में वो लोग बेच रहे होते हैं इस चीज को, ठीक है। एक्चुअली जो आपके गली में दुकानदार दिख रहा है वो भी तो एक कंज्यूमर है। जो ब्रांड की बात कर रहे हैं हम, कंपनी की बात कर रहे हैं, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो मार्केट फॉर सोप्स मतलब जो कंपनी है वो सोप बना रही है। बहुत कम साबुन आपको देखने को मिलते हैं जो ओरिजिनल वैसे साबुन होते हैं, ब्रांड वगैरह बहुत कम होती है, बहुत ज्यादा नहीं है। और अपने हिसाब से लोग रेट्स को तय करते हैं, अपने हिसाब से बेचेंगे, अपने हिसाब से उसको वो करेंगे, अपने हिसाब से कम करेंगे, अपने हिसाब से इसके रेट्स को बढ़ाएंगे। तो मार्केट फॉर सोप्स क्या होगी, एक ब्रांडेड आइटम में आ सकता है, क्योंकि सोप्स के अलग अलग ब्रांड आपको देखने को मिल जाते हैं। और ब्रांडेड आइटम्स जहां भी देखने को मिलेंगे वहां पे क्या होती है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आपको देखने को मिलता है। फ्यू सेलर्स होते हैं, लार्ज बायर्स होते हैं और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट देते हैं, इनका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट आपको देखने को नहीं मिलता है। समझ रहे हैं इस चीज को। मार्केट फॉर सोप्स इसका आंसर हो जाना था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेबर मार्केट फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, ये ऐसा कुछ इसका एग्जाम्पल नहीं हो सकता। मार्केट फॉर सोप्स जो कि ब्रांडेड आइटम्स में गिना जा सकता है, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का हिस्सा होता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ब्रांडेड आइटम्स बेचे जाते हैं। तो देखिए ये आई थिंक आपके क्वेश्चंस पूरे हो गए। ये आपके सीडीएस में जो अभी एग्जाम हुआ था
ये 7-8 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, जिनका एक एनालिसिस आपके सामने मेरे द्वारा लाया गया था। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप जरूर इसको यहाँ तक देख रहे होंगे, अगर नहीं लगा होगा तो नहीं देख रहे होंगे, जाहिर सी बात है। तो ठीक है, फिर आपको फिर आगे मिलेंगे दूसरे जो जीएस के सेक्शंस थे उसके एनालिसिस के साथ। हिस्ट्री बचा है, सीए बचा है, करंट अफेयर्स वगैरह, तो उसके साथ मिलेंगे। और अन्य वीडियोज जो आपके लिए आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं, उसको भी हम आपके साथ एक के बाद एक करके लेके आते हैं। और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे डिफेंस रिलेटेड एग्जाम जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो आपको मिल जाएगी। और आपका फरवरी में एफकेट का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए हम एक के बाद एक वीडियोस लेके आएंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है उस फरवरी वाले एग्जाम के लिए। तो आपका अगला टारगेट फरवरी का जो एफकेट का एग्जाम है वो होना चाहिए, ठीक है। और एसएससी के वीडियोस भी हम इसमें डालते हैं, लेकिन हमारा अब जो एक मेन फोकस है वो डिफेंस में भी रहने वाला है, तो आप डिफेंस के लिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपको अगले किसी ऐसे इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी के लिए जय हिंद, जय भारत।